सबसे पहले बात हम रोमिता इन बादलों की करेंगे। बिल्कुल करनी चाहिए। हम रोज ऑफिस आते हैं, रोज इंतजार करते हैं। रोज इंतजार कर रहे हैं हम बारिश का, और आज जब बारिश हुई है तो देखिए हम तो ऑफिस में हैं, लेकिन अगर आप बाहर निकलने वाले तो थोड़ा सावधानी से निकलिएगा। और क्या खबर है वैभव, बताओ जरा। देखिए बारिश आ रही है झमाझम, और इंतजार दिल्ली वालों का बहुत बेसब्री से था, लेकिन आखिरकार लंबी प्रतीक्षा के बाद बादलों की मेहरबानी दिल्ली पर हो ही गई। दिल्ली में मानसून ने दस्तक दे दी है और कई इलाकों में सुबह सुबह बारिश का दौर शुरू हो गया। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह बरसात की शुरुआत हुई और रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने 27 तारीख से दिल्ली में बारिश की भविष्यवाणी की थी, लेकिन बादलों को दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा वक्त लग गया। हालांकि दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह से ही बारिश का माहौल लगातार बना हुआ है। आपके सामने दिल्ली में बादलों की मेहरबानी की ये 6 तस्वीरें हैं। हम थे 6 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि बादल कैसे दिल्ली को तरबतर कर रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 से 4 दिन दिल्ली का मिजाज यूं ही ठंडा रहने वाला है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलने की भविष्यवाणी की गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक इस तरह का मौसम बना रह सकता है और अच्छी बारिश की भी संभावनाएं जताई जा रही है। उम्मीद बनी हुई है कि आज दिन भर रुक रुक कर बारिश हो सकती है। अगर दिन भर मौसम का यही मिजाज रहता है तो निश्चित तौर पर दिल्ली वालों को पिछले कई दिनों से जो उमस भरी गर्मी झेलनी पड़ रही है, रोजाना हम दिखाते हैं आपको, उससे जरूर निजात मिल जाएगा। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये बारिश आपके लिए भी उतनी ही राहत होगी जितनी हमारे लिए है, क्योंकि उमस से कुछ दिनों से हम सभी बहुत परेशान थे और आज सुबह हुई बारिश ने उस समय इस राहत को हम तक पहुंचाया है जब झमाझम बारिश हुई है। दिल्ली में बारिश की ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें हैं जहां पर जमकर बादल बरसे हैं, जिसके चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। माना यह जा रहा है कि मौसम की मेहरबानी अभी कुछ दिन तक रहने वाली है। रुक रुक कर बादलों का आना जाना लगा रहेगा। और उस वक्त हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु बताइए, क्या ये जो परिवर्तन आया मौसम में अचानक, इसको मौसम वैज्ञानिक क्या बता रहे हैं और किस प्रकार की संभावना जताई जा रही, कितने लंबे वक्त तक ये रहने वाला है? मतलब अभी भी इसको प्री मानसून की श्रेणी में डाला जाए या प्रॉपर मानसून शुरू हो गया? हिमांशु आप सुन पा रहे हैं? हमारा संपर्क के साथ नहीं हो पा रहा है। हम आपको बता दें कि दिल्ली में झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। काफी दिनों से टेम्परेचर बढ़ रहा था, बीच में 2-3 दिन बारिश जरूर हुई, थोड़ी राहत जरूर लोगों को मिली, लेकिन उसके बाद गर्मी का सितम लगातार जारी रहा और अब जाकर दोबारा बारिश शुरू हो गई है, जिससे लोगों को बहुत राहत मिलती हुई नजर आ रही है। सुबह से ही मौसम खुशगवार। हिमांशु आवाज आ रही है आपको? आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सुन पा रहा हूं मैं। हिमांशु ये बताइए कि ये जो मानसून शुरू हुआ है, बारिश हुई है सुबह से, मौसम सुहाना हो गया, टेम्परेचर गिर गया है, तो ये क्या प्री मानसून है? मौसम विभाग का क्या कहना है, मौसम वैज्ञानिकों का क्या कहना है? ये प्री मानसून की श्रेणी में आएगा या फिर अब मानसून की शुरुआत हो चुकी है? देखिए, मानसून की शुरुआत हो चुकी है। इस बात का पहले से ही अंदाजा था। 27 जून के आसपास दिल्ली और एनसीआर के इलाके में मानसून पहुंचने की संभावना थी, लेकिन इसमें हमेशा 1-2 दिन की देर होने या 1-2 दिन पहले आने की भी बात थी। लेकिन यहाँ पर बुधवार की रात से इसी संभावना थी कि तेज बारिश यहाँ को पूरा मौसम बदल सकता है। और आज जो आप ये तमाम विजुअल और देख रहे हैं, दरअसल ये जो इसी का इंतजार था, लंबे वक्त से दिल्ली और एनसीआर के लोगों को इसी का इंतजार था। और जब गुरुवार की सुबह जब लोग उठे हैं तो एक तरीके से कहिए तो सभी लोग खुश हो गए, क्योंकि लंबे समय से जो तापमान बना हुआ था, मैक्सिमम टेम्परेचर बना हुआ था, बहुत लंबा स्पेल गर्मी का हुआ, 41 डिग्री से ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर था और मिनिमम टेम्परेचर भी 30 से ऊपर रहता था। तो आप सोच सकते हैं, सुबह अगर आपने 8 बजे भी टेम्परेचर चेक किया तो वो 32-33 डिग्री शो करता था। तो इसकी वजह से लोग बेहद परेशान थे। और बुधवार की रात से जैसा कि अनुमान था, बादल छाने शुरू हुए और बारिश शुरू हुई। और जिस तरीके का अनुमान है उसके हिसाब से अगले 10 से 12 दिनों तक इसी तरीके से दिल्ली, एनसीआर और आसपास के इलाकों में, उत्तर भारत के इलाकों में बारिश होती रहेगी।
चलिए, बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, हिमांशु महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। सबसे राहत की बात यह है कि 6 से 7 डिग्री तक आने वाले समय में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। ये एक बड़ी राहत हम सभी के लिए। चलिए, बात करते हैं बाबा बर्फानी की, क्योंकि आज बड़ा दिन है बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए, क्योंकि आज से दर्शन का सिलसिला शुरू हो गया है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा पहुंच रहा है। कल ये जत्था रवाना हुआ था और इस दौरान लोगों में भारी उत्साह भी देखने के लिए मिला था। देखिए, 2 साल के बाद ये यात्रा शुरू हो रही है, तो जाहिर तौर पर लोग काफी उत्साहित हैं, भक्ति से भरे हुए हैं और तीर्थ यात्रियों का जत्था आज तड़के ही अमरनाथ गुफा पहुंचने लगा है। पवित्र गुफा में बने बर्फ के शिवलिंग की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। कड़ी सुरक्षा के बीच तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था बालटाल और चंदनबाड़ी के रास्ते पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ है। 43 दिन चलने वाली इस तीर्थ यात्रा के लिए दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग के नूनवान और सेंट्रल कश्मीर के गांदेर बल के बालटाल में बेस कैंप बनाया गया है। कैंप से रास्ता लंबा है, जबकि बालटाल वाला रास्ता थोड़ा छोटा बताया जा रहा है। पवित्र अमरनाथ गुफा 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अमरनाथ यात्रा का समापन 11 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर होगा। यात्रा पर आतंकी खतरे की आशंका को देखते हुए इस वक्त सुरक्षा का घेरा भी काफी कड़ा किया गया है। सीआरपीएफ के बाइक स्क्वाड कमांडो यात्रियों की सुरक्षा में इस वक्त लगे हुए हैं, तो वहीं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर कड़ी निगरानी है। जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि यात्रियों को ले जाने वाली गाड़ियों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग भी लगाए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। तो वहीं प्रशासन को इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से केदारनाथ धाम में भी इस वक्त रिकॉर्ड स्तर पर जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं 2 साल बाद। तो बाबा बर्फानी के दर पर भी इस वक्त भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। खत्म हुआ 2 बरस का इंतजार, बाबा बर्फानी का खुला दरबार। बोल बम की गूंजी जयकार। बाबा बर्फानी के दर्शन करने श्रद्धालुओं का जत्था पहुंचने लगा है। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। भोले के भक्तों का उत्साह चरम पर पहुंच गया है। बाबा के दरबार से हाजिरी लगाकर लौटने वाले श्रद्धालु देश के अलग अलग कोने से आए हैं। बाबा बर्फानी का दर्शन कर ये श्रद्धालु न केवल खुश हैं, बल्कि खुद को धन्य भी समझ रहे हैं। You know that satisfaction is there कि you've achieved something, कुछ आप मेहनत करके आए हैं। इससे पहले मैं एक बार कर चुकी हूँ 2015 में। दिस इज माई 2nd टाइम। अच्छा, हाँ, तो बहुत कैसा अच्छे लगा यहाँ पहुंचकर? बहुत अच्छा, मन बहुत खुश हो गया, पवित्र हो गया। बाबा बहुत अच्छे से दिखाई दिए, पार्वती माता भी दिखाई दी। जय बोले, जय बाबा बर्फानी। दर्शन देख करके बहुत खुश हुए हम बाबा के। और 8वीं बार मेरी यात्रा है। 3 बार करी है चंदनबाड़ी से, बाकी मेरी 5 बार की यहाँ की यात्रा है। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। हम लोग नीचे बालटाल से पैदल चलकर आए हैं। इस मौके पर बाबा बर्फानी जहां विराजे हैं, अमरनाथ की पवित्र गुफा को फूलों से खास तौर पर सजाया गया है। इसको खूबसूरत बनाने की खातिर देश भर से फूलों की खेप मंगवाई गई है। यात्रा शुरू होने का इंतजार बाबा के भक्तों को लंबे समय से था, क्योंकि यात्रा में कोरोना की महामारी रोड़ा बन गई थी। यही वजह है कि यात्रा की शुरुआत से पहले ही लाखों रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। हालांकि इस यात्रा में श्रद्धालुओं के जत्थे को टुकड़ों टुकड़ों में भेजा जाता है, क्योंकि इस यात्रा में रास्ते की अपनी कुछ चुनौतियां हैं। लेकिन सच ये है कि इसके बावजूद भी भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं होती। सिर्फ भक्ति नहीं, बल्कि स्थानीय निवासी भी इस यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दरअसल स्थानीय लोगों की रोजी रोटी और बड़ी कमाई इस यात्रा के जरिए होती है, फिर चाहे वो खच्चरों के मालिक हो या फिर प्रसाद और दूसरे खाने पीने की चीजों की दुकान लगाने वाले हो। जी सर, हम यही सेवा करते हैं, सवारी लेके आते हैं और प्रसाद वगैरह यहाँ पे सेवा करते हैं बाहर लोगों के आने के लिए। तो हमारा यही कृपया रहता है सर। सर, हम प्रसाद बेचते हैं यहाँ हर साल से कम 20 साल हो गया। हम हर साल जब प्रसाद यही बेचते हैं। अमरनाथ गुफा से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो कैसी बाबा बर्फानी की पहली झलक और कैसे आस्था और श्रद्धा का सैलाब बाबा बर्फानी के दरबार तक पहुंच रहा है, आपको दिखाते हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन आप सीधे यहाँ से कर सकते हैं। जो पवित्र अमरनाथ गुफा है, यहाँ पर किस तरीके से जो व्यवस्था की गई है, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम गुफा तक के द्वार किए गए हैं। शिवलिंग से सीधे दर्शन आप कर सकते हैं और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। उनके लिए काफी इंतजाम भी किया गया है। यहाँ पर आप देखिए कि जो अमरनाथ गुफा से नीचे की वैली है, यहाँ पर टेंट लगाए गए हैं और इस टेंट के में जो श्रद्धालु हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचेंगे। और बताया जा रहा है कि इस बार जो 43 दिनों की यात्रा हो रही है उसमें करीब 5 से 6 लाख के आसपास जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचेंगे। प्रतिदिन 20,000 के आसपास श्रद्धालु पहुंचने की जानकारी मिल रही है। ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। साथ ही जो पूरा यहाँ पर टेंट लगाए गए हैं उसमें श्रद्धालु जब बालटाल और पहलगाम के रूट से यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनको बेहतर सुविधा दी जा रही है। मेडिकल की सुविधा तो है ही, साथ ही मोबाइल कनेक्टिविटी भी पवित्र अमरनाथ गुफा तक की गई है जिससे किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत न हो। 2 रूट तैयार किए गए हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए भी लोग यहाँ पर आ सकते हैं। साथ ही जो पैदल रास्ता है उस रास्ते का भी इस्तेमाल करते हुए लोग आ सकते हैं। यहाँ पर गुफा जो है, यहाँ पवित्र अमरनाथ की गुफा है और यहाँ दर्शन करने के लिए हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस बार बताया जा रहा है कि 2 सालों बाद क्योंकि अमरनाथ गुफा की यात्रा हो रही है, इसलिए यहाँ करीब 6 से 8 लाख श्रद्धालु आ सकते हैं और उनके लिए बेहतर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह। तो देखिए, भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। भक्त बाबा बर्फानी के पास पहुंच रहे हैं। ऐसे में उनके अंदर कैसा उत्साह है, कैसा महसूस कर रहे हैं। 2 साल बाद जब अमरनाथ यात्रा के लिए वो निकले हैं, जाने की कोशिश की हमारे संवाददाता अशरफ वानी ने। सुनिए जरा। इस साल की अमरनाथ यात्रा गुरुवार से शुरू हो गई। पहला जत्था अमरनाथ गुफा भी पहुंचा और अमरनाथ यात्रा की शुरुआत शुभ आरंभ हुई है। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु अमरनाथ गुफा पहुंच रहे हैं और दरअसल अगर हम देखेंगे तो 2 रास्ते हैं अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए। एक जो रिवायती रास्ता पहलगाम से होते हुए अमरनाथ गुफा पहुंचता है, उसकी दूरी 32 किलोमीटर है और अलग अलग पड़ाव रास्ते में आते हैं शेषनाग, पंचतरनी और फिर अमरनाथ गुफा। और दूसरा जो ये रास्ता है जहां पर हम खड़े हैं, ये बालटल वाला रास्ता है जो बालटल से होते हुए फिर ब्रारीमर्ग और उसके बाद संगम और उसके बाद अमरनाथ गुफा पहुंचता है। इस यात्रा को इस रास्ते से लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि जहां नजदीक है वहीं से कई बार जो है दिन में ही अमरनाथ यात्री अमरनाथ गुफा से दर्शन करके वापस भी लौट सकते हैं अगर मौसम साथ दे और अगर किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो कहीं ना कहीं जो है जिस अंदाज से अमरनाथ यात्रा लोकप्रिय हो रही है और पिछले 2 साल के दौरान कोरोना वायरस के चलते अमरनाथ यात्रा नहीं हो पाई, इस बार अधिक से अधिक श्रद्धालुओं की अमरनाथ यात्रा में शामिल होने की उम्मीद भी है और वो यहां पर दिख भी रहा है। क्योंकि अगर हम पहले जत्थे की ही बात करें, सुबह 4 बजे से श्रद्धालु जो है अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ रहे हैं और यही तरीका होता है अमरनाथ यात्रा में। धीरे धीरे करके श्रद्धालुओं को इन तंग रास्तों पर छोड़ा जाता है आगे बढ़ने के लिए, ताकि वहां पर किसी तरह का जमावड़ा ना हो, किसी तरह की भीड़ ना हो और श्रद्धालु जो हैं आराम से जो है अमरनाथ गुफा तक अपनी यात्रा कर सकें। काफी लोगों में ये जिंदगी में कामना होती है, शौक होता है कि वो भी अमरनाथ यात्रा करें और कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो हर वर्ष इस यात्रा पर जाते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि ये यात्रा काफी कठिन है क्योंकि 13,000 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर जो है अमरनाथ गुफा है और इन सख्त रास्तों में मौसम के मिजाज भी कई बार बहुत जल्दी बदलते हैं, ठंड भी होती है, तंग रास्ते भी हैं, खतरनाक रास्ते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ही अमरनाथ गुफा में ये श्रद्धालु पहुंचते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि वो उनके लिए ये कामना सफल हुई। आप मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम आशुतोष शर्मा है, पंजाब से रहने वाला हूँ। पहली बार यात्रा पे जा रहे हैं या इससे पहले भी गए थे? इससे पहली बार मैं आ चुका हूँ, 3 बार आ चुका हूँ, ये 4थी बार आ रहा हूँ।
तो अब की बार कुछ फर्क दिखा यात्रा के इंतजामों में, यात्रा के पहले से बहुत ज्यादा बढ़िया है। मोदी सरकार ने बहुत अच्छा इसके अंदर डेवलपमेंट वगैरह की है, बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, अभी आप गुफा के जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, पहले दर्शन में शामिल होना चाहते हैं? हाँ जी, पहला जत्था जा रहा है, उसके अंदर हम जा रहे हैं। पहले दर्शन हमने ही करने हैं, पहले जत्थे ने। चलिए, तो ये जो है इस तरह की भावनाएं और इस तरह का लोगों का उत्साह है जो इस अमरनाथ यात्रा में पहले जत्थे में दर्शन के लिए जा रहे हैं, और आज से ही अब पूरी तरह से ये पूरा इलाका जो है अमरनाथ यात्रियों के जोश और उनके जयकारों से गूंज उठेगा। तो देखिए, बाबा बर्फानी का दरबार तैयार है और तमाम सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें, चाहे सहूलियतों की बात करें, रोमिदा, हम रोज देख रहे हैं कि इस बार प्रशासन बहुत मुस्तैद। आपको भी पता है कि इस बार जो है श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। 2 साल बाद इस प्रकार के इंतजाम हो रहे हैं, तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी संख्या में वहां भीड़ पहुंच रही है। और हो भी क्यों ना, ये बहुत ही एक पवित्र और भारी संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं। एक ऐसी तीर्थ यात्रा है, बहुत दुर्गम चोटियों से होते हुए आपको गुजरना पड़ता है, बावजूद इसके भक्त भारी संख्या में यहां पहुंचते हैं। इसलिए तैयारियां भी जोरों शोरों पर हैं और आतंकवादी संगठनों और हमलों को देखते हुए भी तमाम सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हों। मनोज सिन्हा राज्यपाल, जो उन्होंने लाइव तस्वीरें देखी हैं आरती की, क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आपको सुनवाते हैं, देखिए। अमरनाथ जी की कृपा से सकुशल संपन्न हुई। देश भर के श्रद्धालु यात्रा के लिए आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि महादेव और बाबा अमरनाथ की कृपा से यात्रा सकुशल होगी और बाबा की कृपा से सभी लोग अच्छे से दर्शन करके सकुशल वापस जाएंगे। सर, क्या प्रार्थना की सर आज पूजा में? अमन भाईचारा पूरे देश के लिए। स्वाभाविक रूप से एक तो यात्रा सफल हो, जो लोग आए हो बाबा का दर्शन करके सकुशल वापस जाएं, जम्मू कश्मीर में अमन, चैन और विकास हो और देश में भी सद्भावना का वातावरण हो और भारतवर्ष तरक्की के पथ पर आगे बढ़े। तो देखिए, 4800 भक्तों का जो जत्था है वो रवाना हुआ है। सुबह सुबह वैदिक मंत्रोच्चार और हर हर महादेव के जयकारों से इस वक्त घाटी गूंजती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहला जत्था जो है वो पहलगाम के लिए रवाना हो चुका है। और ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बाबा बर्फानी के पहले दर्शन आप यहीं से घर बैठे ही कर लीजिए। किस तरीके से मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर बाबा बर्फानी की पूजा की जा रही है, ये भी देखिए। ये पहली तस्वीर जो बाबा बर्फानी की निकलकर सामने आई है। दुर्गम यात्राओं में से एक मानी जाती है अमरनाथ यात्रा, जिसका पहला जत्था रवाना हो चुका है। 4800 भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए इस वक्त इस यात्रा को तय कर रहे हैं और सभी इस वक्त भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। हमने आपको ये भी सुनवाया कि कैसे भक्त 2 साल बाद जब बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं तो उनका उत्साह इस वक्त चरम पर है। सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो सुरक्षा घेरा बहुत ज्यादा कड़ा किया गया है। रही बात कर लेते हैं रामनगरी अयोध्या की। राम मंदिर निर्माण के साथ ही वहां कई विकास कार्यों में भी अब तेजी देखी जा रही। देखिए, इसी कड़ी में अब अयोध्या के सरयू तट पर भव्य रिवर फ्रंट बनाने की शुरुआत हो चुकी है। इस रिवर फ्रंट से न सिर्फ अयोध्या का गौरव बढ़ेगा, बल्कि बाढ़ के समय परेशानियों से लोगों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है उससे निजात मिलेगा। साथ ही साथ पर्यटकों को भी एक नई सौगात मिल जाएगी। विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रही अयोध्या नगरी के बदलते स्वरूप की एक बारगी है अयोध्या में चल रहे ये निर्माण कार्य। चाहे राम मंदिर का निर्माण हो या रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट हो या फिर सरयू के घाट और बाजार, सबका कायाकल्प किया जा रहा है ताकि भगवान राम की इस नगरी को विश्व पटल पर एक नई पहचान मिल सके।
अयोध्या के विकास का जो खाका खींचा गया उसमें आधुनिकता के साथ भव्यता और दिव्यता दोनों को तरजीह दी जा रही है। इसी कड़ी में अब अयोध्या में सरयू तट पर सबसे बड़ा रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, जिसके तहत नाया घाट से गुप्तार घाट तक के घाटों को एक चेन में पिरोया जा रहा है। सबसे पहले बीच के जो कच्चे घाट हैं, उन्हें 39 करोड़ रुपए की लागत से पक्का किया जा रहा है। साथ ही सरयू किनारे तटबंध पर सीसी रोड और इसके किनारे सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो चुका है। इस रिवर फ्रंट की लंबाई 6 किलोमीटर होगी, जिस पर करीब 300 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। लगभग 40% काम हो चुका है और उसके बाद विशेष काम है, उसको हम लोग करेंगे। उसके बाद जो कनेक्ट करने के लिए जो आगे है उसका रेनोवेशन का काम होगा। तो इससे हमारा गुप्तार घाट से पूरा आपको नया घाट तक कनेक्टिविटी हो जाएगी, डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। और ये पूरी परियोजना 39 करोड़ की है और इसको हम लोग जल्दी ही पूरा करने का लक्ष्य रखे हुए हैं हम लोग। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद से वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है। देश और विदेश से लोग अयोध्या पहुंचने लगे हैं, जिसे देखते हुए सरकार की कोशिश आने वाले दिनों में अयोध्या को पर्यटकों और श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा केंद्र बनने की है। यही वजह है कि अयोध्या में इतना लंबा घाट बनाया जा रहा है। इसके तहत इससे एक तरफ बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालु एक साथ घाटों पर खड़े होकर स्नान और पूजा अर्चना कर सकेंगे। साथ ही सरयू के किनारे बसी अयोध्या को करीब से जान और पहचान सकेंगे। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो राम भक्तों की बात तो हमने कर ली, अब भगवान जगन्नाथ के भक्तों की बात करते हैं, जिनके लिए कल का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि कल जगन्नाथ यात्रा निकलने वाली है। कोविड के बाद ये पहला मौका है जब जगन्नाथ की रथ यात्रा जोर शोर से निकाली जाएगी। भक्त इसको लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। कैनवास पर उकेरी जा रही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की ये तस्वीर कलाकारी का नया नमूना है। ओडिशा के कटक में रहने वाले आर्टिस्ट दीपक विस्वाल ने स्मोक आर्ट के अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए इस शानदार पेंटिंग को आकार दिया है। दीपक का कहना है कि इस वक्त भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की पेंटिंग बनाने के पीछे एक खास मकसद है। 2 साल हो गया, आपको पता होगा कि कोविड के लिए 2 साल हो गया रथ यात्रा हो रहा था, मगर बिना भक्त के रथ यात्रा हो रहा था और उसी दिन को हमारा अपेक्षा था और आज वो दिन आया है जिसको हम 2 साल में अपेक्षा किए थे। तो उसी खुशी में मैं एक पेंटिंग बनाया हूँ और इसमें लॉर्ड जगन्नाथ जी और उनके जो भैया और बहन को लेके कैसे मासी के घर जाते हैं, इसके ऊपर में पेंटिंग में दर्शाया। दीपक ने इस तस्वीर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़े एक खास पक्ष को पेश करने की कोशिश की है, जो पंछियों से जुड़ा है। जब जगन्नाथ जी छोड़ के उनके घर मासी के घर घूमने जाते हैं तो उनको भी सुना सुना लगता है कि सिंहद्वार सिंहहीन हो गया जैसा। तो उसी समय वो सारे उड़ के चले जाते हैं, उनके सारे दुनिया घूम के चले आते हैं और जब जगन्नाथ जी आ जाते हैं तो तब उनके घर उनको लगता है कि हमारा घर हमारे पास आ गया जैसा सब कुछ। दीपक बिस्वाल पिछले 5 साल से स्मोक आर्ट के जरिए पेंटिंग्स बना रहे हैं। ये देश विदेश की कई नामी हस्तियों और शख्सियतों की तस्वीरें बनाकर नाम कमा चुके हैं। अब दीपक रंगीन स्मोक आर्ट पर भी काम कर रहे हैं ताकि इस कला को नया आयाम दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात महाराष्ट्र की सियासत की, जिसकी तस्वीर जो है कल रात से अब तक पूरी तरीके से बदल चुकी है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार जा चुकी है और अब फडणवीस सरकार के स्वागत की पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।
समंदर हूँ, लौट कर वापस आऊंगा। महाराष्ट्र में जो सियासी घटनाक्रम इस वक्त घट रहा है उस पर पूरी दुनिया की नजर है। ऐसे में क्या बड़ा अपडेट है ये आपको बता देते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद अब नई सरकार की तैयारी हो रही है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस कल यानी कि 1 जुलाई को महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आज सुबह फडणवीस के आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक भी बुलाई गई है, क्योंकि देखिए उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की वजह से फ्लोर टेस्ट की जरूरत नहीं होगी और इसलिए शिवसेना के सारे बागी विधायकों के मुंबई पहुंचने के आसार बेहद कम है। संभव है कि फडणवीस आज राज्यपाल से मिलेंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और उसके बाद राज्यपाल उन्हें सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं। मीडिया से बात करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो अगले एक्शन प्लान के बारे में आज पत्ता खोलने वाले हैं, यानी कि महाराष्ट्र की सियासत में आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उधर महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के मुताबिक कल फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के साथ फोन पर बातचीत भी की है। यही दोनों नेताओं ने मिलकर आगे का फैसला लेने की बात भी कही है। इस बीच बीजेपी ने अपने विधायकों को मुंबई पहुंचने का फरमान भी जारी कर दिया है। तो आज से आप ये मान सकते हैं कि महाराष्ट्र में एक नई सियासी तस्वीर जो है वो उभरकर सामने आएगी। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने दिसंबर 2019 में कुछ इसी अंदाज में उद्धव ठाकरे को सरकार का भविष्य दिखाया था। वो भी तब जब उद्धव सरकार फ्लोर टेस्ट पास कर चुकी थी और महाविकास अघाड़ी सरकार को यकीन हो चला था कि अगले 5 बरस में अब बीजेपी की चुनौती नहीं, कोई बाधाएं नहीं। तब उद्धव ठाकरे को अंदाजा भी नहीं होगा कि महाराष्ट्र की विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस के मुंह निकला शेर हकीकत बन जाएगा। वैसे सियासत का सूत्र संख्या बल होता है। कभी ये संख्या बल अपना होता है तो कभी अपनों से हासिल किया हुआ। संयोग है कि महज 2.5 साल के बाद ही उद्धव सरकार फिर से फ्लोर टेस्ट के मुहाने पर पहुंच गई। लेकिन टेस्ट हो पाता कि उससे पहले ही कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से बनी उद्धव सरकार ढह गई। 2019 में विधानसभा चुनाव के नतीजों तक सब ठीक था, लेकिन शिवसेना ने शर्तों की दीवार खड़ी करके बीजेपी को झटका दे दिया था। जाहिर है निशाने पर मुख्यमंत्री की कुर्सी थी और देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी। बीजेपी झुकी रही, शिवसेना अड़ी रही। हुआ ये कि दोनों की राहें जुदा हो गई। इस बीच सियासी घटनाक्रम बदलते रहे, यहाँ तक कि राष्ट्रपति शासन लग गया और फिर एक सुबह ऐसी आई जब देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की सरकार भले ही बन गई, लेकिन संख्या बल तो साबित देवेंद्र फडणवीस को भी करना था। लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस को भी इस्तीफा देना पड़ा। महज 80 घंटे ही सरकार चला सके और बतौर मुख्यमंत्री अपनी दूसरी पारी की सबसे छोटी सरकार का इतिहास बना गए। इससे पहले बतौर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 5 साल की सफल पारी खेल चुके थे। अक्टूबर 2014 में मुख्यमंत्री के तौर पर पहली ताजपोशी के बाद देवेंद्र फडणवीस शिवसेना के गठबंधन वाली सरकार के मुखिया रहे। 5 साल के कामकाज का नतीजा रहा कि जब 2019 में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को 105 सीटों पर जीत मिल गई और शिवसेना को 56 सीटें जीतने का मौका मिला। अब एक बार फिर वो सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने वाले हैं। वैसे विरासत में मिली सियासत को देवेंद्र फडणवीस ने कभी अवसर नहीं, हमेशा जिम्मेदारी समझा। वजह भी है देवेंद्र के पिता गंगाधर फडणवीस के संघ और जनसंघ से जुड़े रहे। वो विधान परिषद सदस्य भी रहे। बावजूद इसके देवेंद्र फडणवीस ने अपनी सियासी पारी एबीवीपी के सदस्य के तौर पर शुरू की। देवेंद्र फडणवीस ने कम उम्र में सियासी पड़ावों को पार करना शुरू कर दिया।
महज 22 साल की उम्र में वो नागपुर में पार्षद बन गए। ठीक 5 बरस बाद 1997 के निकाय चुनाव में वो 27 साल की उम्र में सबसे युवा मेयर बने। 1999 में हुए विधानसभा चुनाव जीतकर 29 बरस की उम्र में विधायक चुने गए। फिर लगातार 3 विधानसभा चुनाव जीते। 2014 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद 44 बरस की उम्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। देवेंद्र फडणवीस की पहचान में मराठी ब्राह्मण होने के साथ ही कई मुद्दों पर पकड़ और बेदाग सियासत है। यही वजह है कि 2014 की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हुए कहा था कि देवेंद्र देश के लिए नागपुर का तोहफा है। ये बात अलग है कि इस तोहफे को संभालने की ताकत शिवसेना के पास नहीं थी, जिसका नतीजा है कि महाराष्ट्र में 2.5 साल बाद सत्ता के चेहरे बदलने जा रहे हैं और अब इसकी अगुवाई एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खतरों के खिलाड़ी के शो के होस्ट रोहित शेट्टी एक बार फिर से नए रोमांच के साथ अपना शो पेश करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। रोहित के शो खतरों के खिलाड़ी के नए सीजन में क्या खास होने वाला है, क्या कुछ नया होगा, आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और मैं पहुंच गया हूं केप टाउन, साउथ अफ्रीका की राजधानी। और यहां पर मुझे खास न्योता भेजा है रोहित शेट्टी ने, जो हमेशा सिंघम बनकर मारधाड़ करते हैं, सूर्यवंशी बनकर देश की रक्षा करते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने कुछ 14 लोगों को कैद कर लिए यहाँ केप टाउन में। और वो उनके साथ क्या करने वाले, आइए रोहित से पूछते हैं। तो ये जो 14 लोगों को आप कैद करके केप टाउन में ले आए हैं और आपने हमें भी इन्वाइट किया है, तो यहाँ कौन सी खिचड़ी पक रही है? खिचड़ी नहीं पकड़ी है, यहाँ खतरों का खेल हो रहा है। ऑब्वियसली केप टाउन हम आए हैं और जो 14 कंटेस्टेंट्स आए हैं, खिलाड़ी जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें हम इसलिए लाए कि वो हमारे इस सीज़न के खिलाड़ी हैं, इस सीज़न के पार्टिसिपेंट्स हैं। और एक बार फिर खतरों के खिलाड़ी आ रहा है, 2 जुलाई से और टेलीकास्ट होगा ये। एंड एक ऐसा शो जो मेरे दिल के बहुत करीब है और इट्स समथिंग विच आई लुक फॉरवर्ड टू एवरी ईयर, क्योंकि इतना प्यार मिलता है इस शो से। खास करके जो हमारे टीनेजर्स हैं और हमारे बच्चे हैं, वो इसकी एक लॉयल ऑडियंस है। तो हर बार हमारा चैलेंज यही रहता है कि क्या हम नया करें, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं जो स्टंट परफॉर्म करते हैं, और वो हैं हमारे खिलाड़ी। तो इस बार वो नए 14 लोग हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी जो बंच इस बार आया है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 7वीं बार आपका ये सीजन है, लेकिन केप टाउन के साथ अगर हम बाहर दिखाएं थोड़ा सा, आपकी वहाँ पे तस्वीर भी लगी हुई है, तो आप बुला रहे हैं सबको केप टाउन। तो केप टाउन की जो वादियां हैं बॉलीवुड में, फिल्मों में बहुत दिखाई गई हैं, तो ऐसा क्या है इस शहर में? केप टाउन फील्स लाइक होम, स्पेशली जब हम फियर फैक्टर करने आते हैं, जब हम खतरों के खिलाड़ी करने आते हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ की जो टीम है वो बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड है। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको माउंटेन्स भी मिल जाएंगे, आपको समंदर भी मिल जाएगा, आपको एक छोटा सा एक पैच ऑफ वाइट सैंड भी मिल जाता है जो रेगिस्तान लगता है, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। दूर है इंडिया से बहुत ज़्यादा, बट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ की जो टीम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो यहाँ की टीम है वो फैबुलस है। लेकिन जब हम इनफैक्ट जब हम बल्गेरिया भी सीजन करने गए थे तो हम यहाँ की टीम ले गए थे,